चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एस्केप सीक्वेंस चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। अब आज हमारा डिस्कशन होगा ऑन द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज डिस्प्लेइंग स्पेशल कैरेक्टर्स। आज बात होगी स्क्रीन पे अगर आपको स्पेशल कैरेक्टर्स डिस्प्ले करने हैं तो सी लैंग्वेज में ये काम आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा सी प्रोग्रामिंग में स्पेशल कैरेक्टर्स नाम किसको दिया गया है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा स्पेशल कैरेक्टर्स किसे कहते हैं, तब तक ये क्लियर नहीं होगा इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे स्पेशल कैरेक्टर नाम किसका है फिर देखते हैं उन्हें प्रिंट कराने के सी आपको कौन से तरीके ऑफर करती है। स्टार्ट करें सेशन। चलिए अब ये टॉपिक समझने की शुरुआत एक छोटे से प्रोग्राम से करते हैं। मैं एक कोड लिख रहा हूं, आप मुझे उस कोड का आउटपुट बताने की कोशिश करिएगा। कोड बस इतना सा है कि मुझे सी में एक प्रोग्राम बनाना है जो जब रन हो तो स्क्रीन के ऊपर हेलो प्रिंट करे, लेकिन हेलो आना चाहिए विद इन अ पेयर ऑफ डबल कोट्स। एवरीवन इज लिसनिंग दिस। हमें स्क्रीन पे हेलो प्रिंट करना है, लेकिन हेलो आना चाहिए विद इन अ पेयर ऑफ डबल कोट्स। सो एक्चुअल में मैं क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि आप जब स्लाइड्स पढ़ें तो आपको याद रहे कर क्या रहे। सो क्वेश्चन इज कैन यू राइट अ प्रोग्राम print the word hello enclosed in डबल कोट्स। हेलो प्रिंट करना है लेकिन करना है डबल कोट्स में। ठीक है, अब आप अगर पहली बार सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप ये क्वेश्चन सी में सुन रहे हैं, तो आपके दिमाग में जरूर ये सवाल आइए जवाब आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इसे तो हम आराम से कर सकते हैं। अगर डबल कोट्स में हमें हेलो प्रिंट करना है तो दिक्कत क्या है। और बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि वो इस प्रोग्राम को ऐसे लिखेंगे, प्रिंटफ लिखेंगे, डबल कोट लगाएंगे, फिर एक डबल कोट लगाएंगे, फिर हेलो लिखेंगे, डबल कोट बंद करेंगे, डबल कोट बंद करेंगे और लास्ट में दे देंगे एक गेट सी एच। मेनी बिगनर्स थिंक कि हम ये कोड ऐसे लिखेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली जब आप इस कोड को सिस्टम पे चलाओगे, जैसे इस कोड को आप अपने कंप्यूटर पे रन करेंगे, आपको पता चलेगा ये कोड जनरेट कर देगा सिंटेक्स एरर। ये कोड कंपाइल भी नहीं होगा, ये कोड सिंटेक्स एरर में हो जाएगा कन्वर्ट। अब हमें सबसे पहले ये सीखना है इस कोड में एरर क्यों आ रही है, और फिर ये सीखना है अगर एरर आ रही है तो हम उसे दूर कैसे करें। तो पहले सीखनी है एरर क्यों आ रही है, समझने की कोशिश करिए एरर क्यों आ रही है। एरर क्यों आ रही है इसका कारण ये है, आपको याद होगा जब आप सी लैंग्वेज में प्रिंट लिखते हैं और आप डबल कोट्स ओपन करते हैं, तो सी लैंग्वेज का कंपाइलर ये मानता है कि जो आपने डबल कोट ओपन करे हैं वहां से आपका मैसेज स्टार्ट हो रहा है। आई रिपीट, सी लैंग्वेज में प्रिंटफ में जब आप डबल कोट ओपन करते हैं तो कंपाइलर ये मानकर चलता है कि जो आपने डबल कोट ओपन करे हैं वहां से आपका मैसेज प्रिंट होना स्टार्ट हो रहा है। राइट, इसके बाद आपने लिख दिया दोबारा से डबल कोट। तो जब दोबारा डबल कोट आता है कंपाइलर के रास्ते में प्रिंटफ में, तो वो ये सोचता है मैसेज आपका यहां पर एंड हो रहा है। कंपाइलर सोचता है मैसेज आपका यहां पर एंड हो रहा है, तो कंपाइलर को ये लगता है ये जो पहला वाला डबल कोट है ये मैसेज की स्टार्टिंग है, ये जो दूसरा वाला डबल कोट है ये मैसेज की एंडिंग है। तो फिर इतना सब कुछ जो आपने दिया है वो कंपाइलर को कर देता है कंफ्यूज, और कंपाइलर को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि मैसेज कहां पर खत्म हो रहा है। समझ आ रही है बात, एरर क्यों आ रही है। एरर इसलिए आ रही है क्योंकि प्रिंटफ ये मानता है कि जो पहला डबल कोट है वो मैसेज की स्टार्टिंग है और जो दूसरा डबल कोट है वो मैसेज की एंडिंग है। तो कंपाइलर तो ऐसे ही आपके प्रोग्राम को देख रहा है कि यहां से मैसेज स्टार्ट हुआ, यहां खत्म हुआ, अब उसे समझ में नहीं आ रहा फिर ये हेलो डबल कोट ये इतना सारा आपने क्या लिखा हुआ है। और जैसे ही कंपाइलर को इतना कुछ दिखता है वो जनरेट कर देता है सिंटेक्स एरर। समझ आई बात। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है कैसे आप कंपाइलर को बोलेंगे
कि वो इस वाले डबल कोट को, सेकंड वाले डबल कोट को मैसेज की एंडिंग ना माने। अपन ये चाहते हैं कि कंपाइलर, ध्यान से देखिएगा, जो पहला और आखिरी डबल कोट है उन्हीं को स्टार्टिंग और एंडिंग माने। हाँ या ना? जल्दी बोलिए। हम यही चाहते हैं ना, ये वाले डबल कोट को कंपाइलर मैसेज की स्टार्टिंग माने और ये वाले डबल कोट को कंपाइलर मैसेज की एंडिंग माने। और बीच में जो हमने डबल कोट और हेलो लिखा हुआ है, हेलो के साथ तो कंपाइलर को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बीच में डबल कोट लगाए हुए हैं, हम चाहते हैं कंपाइलर उन डबल कोट को मैसेज की स्टार्टिंग और एंडिंग कुछ ना माने, सीधे सीधे स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दे। यस और नो? यही चाहते हैं ना हम? कंपाइलर उसे स्टार्टिंग या एंडिंग कुछ ना माने, सीधे सीधे स्क्रीन पे उसे डिस्प्ले कर दे। ये करने के लिए अपन लोग, ध्यान दीजिएगा, ये करने के लिए अपन लोग इस डबल कोट के पहले लगा देते हैं बैक स्लैश। ये सी लैंग्वेज का सिंटेक्स होता है कि अगर आप किसी डबल कोट को स्क्रीन पे एज अ डबल कोट दिखाना चाहते हैं तो आप उस डबल कोट के पहले लगा दीजिए बैक स्लैश। ठीक है? तो बैक स्लैश इस वाले डबल कोट के पहले भी लगेगा और गौर करिएगा इसके पहले भी लगेगा। ठीक? बैकस्लैश और डबल कोट का कॉम्बिनेशन जब भी कंपाइलर को दिखता है तो कंपाइलर उसे स्टार्टिंग या एंडिंग की तरह नहीं देखता, वो इसे नॉर्मल कैरेक्टर की तरह देखता है और क्या करता है? जल्दी जल्दी बोलिए, क्या करता है? स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देता है, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देता है। अब ये भी मत सोचिएगा सर क्या हर स्पेशल कैरेक्टर के पहले बैकस्लैश लगेगा? नहीं, हर एक के पहले नहीं लगेगा। अगर आपको लग रहा है मुझे डॉलर प्रिंट कराना होगा तो वो आराम से हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है मुझे डॉट प्रिंट कराना है, वो भी हो जाएगा। हैश प्रिंट कराना है, वो भी हो जाएगा। ये जो बैकस्लैश लगाने की शर्त है, ये सी प्रोग्रामिंग में सिर्फ आपको डबल कोट के लिए और खुद बैकस्लैश के लिए फॉलो करनी पड़ती है। आई रिपीट, ये जो बैकस्लैश लगाने की शर्त है, ये सी प्रोग्रामिंग में आपको डबल कोट के लिए और खुद बैकस्लैश के लिए फॉलो करनी पड़ती है। इन दो के अलावा किसी के लिए आपको अलग से बैकस्लैश लगाने की कंडीशन सी में फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात को आप एक एग्जाम्पल से समझें। तो अगर मैं आपसे कहूंगा इस कोड का करेक्ट वर्जन क्या होगा? ये कोड तो एरर दे रहा है, फिर हम लोग इसको कैसे लिखें कि ये बिना एरर के कंपाइल और रन हो जाए? तो इस कोड का करेक्ट वर्जन कुछ ऐसा होगा। एज अ डेवलपर आप लिखेंगे ये पूरा कोड और ये वाले डबल कोड के पहले लगाएंगे एक बैकस्लैश, ये वाले डबल कोड के भी पहले लगाएंगे एक बैकस्लैश। जब आप ऐसे लिखेंगे तो जरूर आपको इसका आउटपुट कैसा दिखेगा? तो जरूर आपको इसका आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डबल कोट्स के अंदर हेलो दिख जाएगा। ये आपको इसका आउटपुट मिलेगा। आ रही है बात समझ? गेटिंग दिस? राइट? और अगर मैं आपसे कहता हूं हाउ आर यू गोइंग टू प्रिंट डॉलर? हाउ आर यू गोइंग टू प्रिंट डॉलर? तो इसके लिए आपको कुछ भी स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। नथिंग स्पेशल इज रिक्वायर्ड। अगर आपको लग रहा है आपको हेलो के दोनों तरफ डॉलर चाहिए तो आप सिर्फ लिख देंगे डॉलर हेलो डॉलर। राइटिंग डॉलर हेलो डॉलर will automatically give you the output as डॉलर हेलो डॉलर। राइट? यानी स्पेशल कैरेक्टर डबल कोट होता है, हर कैरेक्टर सी लैंग्वेज के लिए स्पेशल नहीं होता है। ओनली डबल कोट एंड बैकस्लैश, दे टू आर स्पेशल। तरुण, सेमीकोलन भी स्पेशल नहीं है, सेमीकोलन भी नॉर्मल वे में प्रिंट हो जाएगा। ठीक? बस नॉर्मल वे में डबल कोट और बैकस्लैश ये दोनों प्रिंट नहीं होंगे। आपको इन्हें प्रिंट करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत? आपको इनके पहले लगाना पड़ेगा बैकस्लैश। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सब लोग ये बात समझ रहे हैं? चलूं आगे? क्लियर? चलिए अब एक और। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अब आपको प्रोग्राम ऐसा लिखना है कि हमें ये आउटपुट मिले। अब मैं आउटपुट लिखूंगा, आप मुझे कोड बताने की कोशिश करिएगा। सो नाउ आई वांट, हम प्रोग्राम ऐसा बनाएं
कि हमें आउटपुट डबल कोट में हेलो नजर आए और डबल कोट में यूजर नजर आए। ये आउटपुट हमें चाहिए। तो क्या आप गाइड कर सकते हैं ये आउटपुट कैसे आएगा? लिखिए, फटाफट लिखिए, अपना अपना आंसर लिखिए चैट में। अगर ये आउटपुट चाहिए तो कैसे लाएंगे? वेरी गुड इश्नूर, बिल्कुल सही जवाब। अगर ये आउटपुट हमें चाहिए तो हम लिखेंगे बैक स्लैश डबल कोट फॉलोड बाय हेलो बैक स्लैश डबल कोट स्पेस बैक स्लैश डबल कोट फॉलोड बाय यूजर बैक स्लैश डबल कोट और सेमीकोलन। किसके साथ? एक डबल कोट के साथ। लाइक दिस। समझ आ रहा है सबको कैसे आएगा ये आउटपुट? अब इसमें अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो ये जो बिल्कुल पहला वाला डबल कोट है, ये क्या है? ये कंपाइलर के लिए मैसेज की स्टार्टिंग है। ये जो आखिरी वाला डबल कोट है, ये क्या हो गया? ये मैसेज की एंडिंग हो गया। और ये बैकस्लैश और डबल कोट, ये वाला, ये स्क्रीन पे दिखा देगा आपको डबल कोट दिखा देगा, और ये भी आपको स्क्रीन पे दिखा देगा डबल कोट। यहां तक समझ आया? राइट। तो ये वाला बैकस्लैश और डबल कोट मिलकर डबल कोट बनाएंगे, अगला वाला बैकस्लैश और डबल कोट मिलकर जनरेट करेंगे डबल कोट। आई होप इट इज क्लियर नाउ। आगे बढ़ू? गुड। चलिए अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल पे। अब चैलेंज ये है कि हमें आउटपुट में सिर्फ बैकस्लैश देखना है, सिर्फ बैकस्लैश। तो अब अपन आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो आप मुझे बताइए जो मैं लिख रहा हूं सॉल्यूशन, वो काम करेगा कि नहीं? लाइक दिस। अगर मैंने ऐसे लिखा तो ये काम करेगा कि नहीं करेगा? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। नहीं करेगा। दिस इज गोइंग टू जनरेट सिंटेक्स एरर। व्हाई इट विल जनरेट सिंटेक्स एरर? उसका कारण समझिए। ये जो पहला वाला डबल कोट आपको दिख रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? फास्ट फास्ट, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा स्टार्टिंग। और मैंने आपसे कहा था बैकस्लैश और डबल कोट मिलकर क्या जनरेट करते हैं? ये मिलकर जनरेट करते हैं डबल कोट। अब प्रॉब्लम, हाँ हाँ हाँ, एरर इतनी जल्दी नहीं, सुनो एरर का कारण क्या है। बैकस्लैश और डबल कोट मिलकर क्या जनरेट करेंगे? ये जनरेट करेंगे डबल कोट। राइट। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपके इस मैसेज में एंडिंग डबल कोट इज मिसिंग, है कि नहीं? प्रिंटफ बिना एंडिंग डबल कोट के तो नहीं चलेगा ना, इसलिए ये प्रोग्राम दे देगा एरर। अच्छा, तो फिर ये बताइए अगर मैं इस कोड को ऐसे लिख देता हूं, लाइक दिस, डबल कोट बैकस्लैश डबल कोट, और अगर एंडिंग डबल कोट मिसिंग है तो मैं एक डबल कोट और लगा देता हूं, क्या ये प्रिंट करेगा मेरे लिए स्क्रीन पे बैकस्लैश? तो जवाब है नहीं। ये स्क्रीन पे ये चलेगा तो सही, इसमें कोई एरर नहीं आएगी, बट ये स्क्रीन पे डबल कोट प्रिंट करेगा। दिस विल डिस्प्ले डबल कोट ऑन द स्क्रीन, नॉट बैकस्लैश।
दिस विल डिस्प्ले डबल कोट, नॉट बैकस्लैश। तो अब सवाल है बैकस्लैश कैसे आएगा? अगर बैकस्लैश लाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो अगर आपको बैकस्लैश लाना है तो आपको लगाना पड़ेगा 2 टाइम्स बैकस्लैश। 2 टाइम बैकस्लैश से बैकस्लैश कैसे आ जाएगा? उसका जवाब भी सुनिए कैसे आ जाएगा। जो आपका पहला वाला डबल कोट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा स्टार्टिंग। जो दूसरा वाला डबल कोट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा एंडिंग। और ये जो 2 बार आपको बैकस्लैश दिख रहा है इसके कारण आपके स्क्रीन पे आ जाएगा एक बैकस्लैश। ये आपके स्क्रीन पे बैकस्लैश प्रिंट कर देगा। तो आपको आउटपुट में क्या दिखेगा? आपको आउटपुट में दिखेगा बैकस्लैश। समझ आया? तो इस पूरे डिस्कशन की समरी क्या निकली? इस पूरे डिस्कशन की समरी क्या निकली? इस पूरे डिस्कशन की समरी निकली, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, टू प्रिंट डबल कोट्स use backslash double quote in printf. Rule number 1. Rule number 2, to print backslash use double backslash in printf. And to print anything else, you can directly use that symbol. उस सिंबल को डायरेक्टली यूज कर लीजिए जैसे आपको करना है प्रिंट। ये जो बैकस्लैश का फंडा है ये सिर्फ और सिर्फ है विद डबल कोट्स एंड बैकस्लैश। वेरी गुड तनीषा। ये इसलिए है क्योंकि प्रिंटफ के लिए डबल कोट और बैकस्लैश दोनों का खास मतलब होता है कि नहीं? तनीषा का क्वेश्चन है ये बैकस्लैश और डबल कोट के साथ ही क्यों हो रहा है? तो बहुत सिंपल सा आंसर है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रिंटफ फंक्शन के लिए डबल कोट और बैकस्लैश दोनों का स्पेशल मीनिंग होता है। तनीषा का कहना है डबल कोट का तो पता है, क्यों तनीषा बैकस्लैश का नहीं पता है आपको? आपने लास्ट लेक्चर्स अटेंड नहीं करे हैं क्या? करे हैं तो आप मुझे बताइए, बैकस्लैश एन पढ़ा है आपने? तो उसमें बैकस्लैश लगता है, राइट? तो कंपाइलर को बैकस्लैश जब दिखता है तो कंपाइलर ये सोचने लगता है कि आप कोई एस्केप सीक्वेंस देने जा रहे हैं। तो आपको कंपाइलर को ये बताना पड़ता है डबल बैकस्लैश देकर कि कोई एस्केप सीक्वेंस नहीं दिया है मैंने सिर्फ बैकस्लैश देने की कोशिश की है। समझ आया? वरना कंपाइलर ये सोच लेगा कि बैकस्लैश के आगे वाला जो कैरेक्टर है वो एस्केप सीक्वेंस है। समझ आया? आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, अब इसी से आता है अगला सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन। वेदिका हैज अ क्वेश्चन, सचिन बैकस्लैश सर, ये प्रिंट होगा क्या? वेदिका, अगर आप बैकस्लैश के साथ कोई भी अल्फाबेट यूज करते हैं तो बैकस्लैश नहीं आएगा, वो अल्फाबेट आ जाएगा। तो आपने जो लिखा है उसका आउटपुट आ जाएगा सचिन सर, राइट? अगर मैं मान लूं आपने प्रिंट एफ में यही लाइन लिखी है तो आउटपुट में आपको दिख जाएगा SACHIN बैकस्लैश और S ये मिलकर S बन जाएंगे। मतलब इस बात को भी समझिए, ये डाउट भी मैं क्लियर कर दूं। अगर मैं पूछूं आर दीज टू कोड्स सेम, देखना ध्यान से। पहला कोड प्रोग्रामर ये लिखता है, डबल कोट्स, वॉच केयरफुली, सचिन डबल कोट्स बंद। और दूसरा कोड प्रोग्रामर ये लिखता है, डबल कोट्स बैकस्लैश सचिन और डबल कोट्स बंद। तो जवाब है ये दोनों बिल्कुल सेम है। इसका कारण ये है बैकस्लैश और एस ये मिलकर क्या देंगे बताइए? बैकस्लैश और एस ये मिलकर एस ही तो देंगे और बाकी सचिन आ ही जाएगा। तो आंसर इज यस, दीज टू कोड्स आर एग्जैक्टली सेम।
समझ आया? वेदिका, क्लियर हुआ आपका डाउट? कोई स्पेस नहीं आएगी यहां, फिलहाल मैंने कोई स्पेस नहीं दी है ना, कोई स्पेस नहीं आएगी। अमन अनम्यूट करिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपका क्वेश्चन। अनम्यूट करिए अमन। बिल्कुल इश्नूर, बिल्कुल। अगर प्रिंट एफ में आपने बैक स्लैश एप्पल करा है तो वो एप्पल प्रिंट ना करके बीप की साउंड देकर पीपीएलई प्रिंट कर देगा। अमन बोलिए बोलिए, जल्दी अनम्यूट करिए फटाफट, क्या पूछना चाह रहे हैं अमन पाटीदार? चलिए आगे बढ़ें। यहां तक क्लियर हो गया सबको? चलिए, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक। तृप्तांश अनम्यूट करिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? सचिन सर में अपन ने स्पेस दी है क्या? अपन ने दी है तो आएगी, नहीं दी है तो कोई स्पेस नहीं आएगी अपनी तरफ से। ओके। उसी पे आ रहे हैं मुकुल, उसी पे आ रहे हैं। अब आता है अगला सवाल, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें स्क्रीन के ऊपर बैक स्लैश एन प्रिंट करना है। क्या कर सकते हैं प्रिंट? क्या स्क्रीन पे बैक स्लैश एन लाया जा सकता है? तो जवाब है बिल्कुल लाया जा सकता है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बस। कैसे? अगर आपको स्क्रीन पे बैक स्लैश एन लाना है तो आपको लिखना पड़ेगा डबल बैक स्लैश एन। ये लिखने से बैक स्लैश एन कैसे आ जाएगा? उसका जवाब ये है, ये जो पहला वाला डबल कोट है, गौर करिए, ये मैसेज की स्टार्टिंग बन जाएगा। बन जाएगा? यस और नो? ये जो दूसरा वाला डबल कोट है, ये मैसेज की एंडिंग बन जाएगा। ये भी क्लियर है? ओके। और ये जो डबल बैकस्लैश आपको दिख रहा है, इस डबल बैकस्लैश के कारण स्क्रीन पे आ जाएगा एक बैकस्लैश आ जाएगा, और सोचिए एन एज इट इज आ जाएगा। तो ओवरऑल स्क्रीन पे आउटपुट यही बनेगा ना, बैकस्लैश एन। इसका मतलब किसी भी एस्केप सीक्वेंस को प्रिंट करवाना हो तो तरीका बहुत आसान है। किसी भी एस्केप सीक्वेंस को प्रिंट करवाना हो, तरीका बहुत आसान है। आपको बस उसके पहले लगा देना एक बैकस्लैश। समझ आई बात? उसके पहले लगा देना है एक बैकस्लैश। अब मुझे बताइए, मैं इश्नूर के ही क्वेश्चन को एक डिफरेंट एंगल से पूछता हूं आपसे। इन दोनों कोड्स में डिफरेंस बताइए। एक कोड है डबल कोट्स में बैक स्लैश एप्पल, और एक कोड है डबल कोट्स में डबल बैक स्लैश एप्पल। बताइए, पहला वाला क्या करेगा और दूसरा वाला क्या करेगा? इस वाले कोड के बारे में आप बोलेंगे will generate a beep, ठीक है, and will show स्क्रीन पे क्या आएगा? PPLE। इसका आउटपुट स्क्रीन पे आएगा PPLE। ओके। और सेकेंड वाला कोई बीप जनरेट नहीं करेगा। सेकेंड वाला आपके स्क्रीन आउटपुट में सीधे दिखा देगा एप्पल। समझ आई बात? फर्क दिखा? तृप्तांश, क्या डाउट हो रहा है आपको?
जो पहला वाला है उसमें \a एस्केप सीक्वेंस बन जाएगा ना। पहला वाला जो है उसमें \a क्या है ये बताओ आप। \a क्या है? इसका आउटपुट सॉरी, हाँ इसमें करेक्शन कर देता हूं मैं। इसका आउटपुट आएगा \apple, \apple, करेक्ट। ये आएगा आउटपुट। राइट, राइट। और ऊपर वाला \a ये तो आपके लिए बीप दे देगा ना, और बचा हुआ PPL प्रिंट हो जाएगा। नीचे वाले में जो डबल \, है वो आपको स्क्रीन पे क्या दे देगा, एक \, आगे आ जाएगा एप्पल। करेक्ट। अभी ठीक है। \hello विल गेट हेलो अहमद। अगर आपने, सुन लो मैं फिर बता देता हूं, कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग, देखो ध्यान से। अगर आपने कहा \k, ये क्या बनेगा, ये k बन जाएगा। \i, ये क्या बनेगा, ये i बन जाएगा। अगर आपने \, के साथ कोई भी अल्फाबेट यूज करा जो एस्केप सीक्वेंस नहीं है, वो स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जो एस्केप सीक्वेंस है वो फिर न्यू लाइन बन जाएगा। समझ रहे हैं? \t ये क्या बन जाएगा, ये टैब बनेगा। स्क्रीन पे दिखेगा नहीं कुछ, ये क्या करेगा, ये कर्सर को शिफ्ट करेगा नेक्स्ट लाइन पे। शिफ्ट द कर्सर टू नेक्स्ट रो, यस और नो। और ये क्या करेगा, ये शिफ्ट करेगा कर्सर को नेक्स्ट टैब कॉलम पे। तो अब आप मुझे बताओ, अगर मैं कहता हूं \hello, तो क्या \h कोई एस्केप सीक्वेंस है? नहीं है ना। तो h एज इट इज आएगा, और हेलो का ELLO भी आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। समझ आया? वेरी गुड वेदिका। अभी लेते हैं, आगे बढ़ूं? ठीक है, अब वेदिका का क्वेश्चन है। अगर मैंने लिखा \n भोपाल, तो ये क्या करेगा? तो दिमाग लगाइए, \, में जो डबल \, है वो तो एक \, हो जाएगा, हो जाएगा। चैतन्य, सिर्फ एप्पल प्रिंट कराना हो तो सिर्फ एप्पल दो ना, उसके आगे पीछे कुछ देने की क्या जरूरत है। सिर्फ एप्पल प्रिंट कराना है तो एप्पल दो। राइट। \, में नोटिस करिए, जो डबल \, है वो तो एक \, बन जाएगा। जो अगला \n है वो न्यू लाइन देगा बेटा, न्यू, न्यू लाइन। तो भोपाल प्रिंट होगा नेक्स्ट रो पे। समझ रहे हैं? सारे कॉम्बिनेशन समझ आ गए? आ गए। चलो, तो अब इस आउटपुट को लाओ जरा, बताओ कैसे लाओगे। आई वॉन्ट दिस टू बी प्रिंटेड ऑन स्क्रीन। \, \, लिखिए जरा अपना अपना आंसर। बिल्कुल सही, परफेक्ट आंसर। इसके लिए आपका कोड होगा \, \, राइट। कैसे चलेगा ये चलेगा कुछ ऐसे। ये पहला वाला डबल कोट क्या है, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। ये है स्टार्टिंग। ये दूसरा वाला डबल कोट क्या है, ये है एंडिंग। ये जो डबल \, दिख रहा है, इससे आ जाएगा एक \, से आ जाएगा /, ये डबल \, से आ जाएगा एक और \,
और इस फॉरवर्ड स्लैश से आ जाएगा एक और फॉरवर्ड स्लैश। तो अल्टीमेटली जब ये पूरा स्क्रीन पे जाएगा तो बन जाएगा बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश। ये भी समझ आ गया सबको? चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। आई वॉन्ट आउटपुट ऐसा आए, कंसोल पे मुझे लिखा हुआ चाहिए बैक/n कोलन इज न्यू लाइन, नेक्स्ट रो के नेक्स्ट टैब कॉलम पे चाहिए मुझे बैक/t इज टैब, ये चाहिए। लिखिए जल्दी, प्रिंटफ कैसे लाएंगे? बिल्कुल सही मुकुल। इश्नूर का भी आउटपुट, इश्नूर एक बैक/t और आएगा, मिस कर रहे हो एक चीज आप। यस बिल्कुल सही है धीरज, परफेक्ट। वेदिका का भी बिल्कुल सही है आउटपुट, परफेक्ट। देखें इसके लिए कोड होगा हमारा प्रिंटफ में डबल कोट्स में सबसे पहले हम लिखेंगे डबल बैक/n। जल्दी बताइए डबल बैक/n क्यों लिखा है, समझ आ रहा है? ये लिखा है ताकि स्क्रीन पे बैक/n आए। कोलन कोलन से आ जाएगा, कोलन तो कोलन से आ जाएगा ना, कोलन के लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन इसके बाद अपन लिखेंगे इज न्यू लाइन। ओके, तो ये न्यू लाइन हो गया। इसके बाद हम चाहेंगे रो बदल जाए, अगर हमें रो बदलनी है तो बैक/n लिखना पड़ेगा, इससे रो चेंज होगी। ठीक है, रो चेंज होने के बाद हम चाहेंगे पहला टैब कॉलम बिल्कुल ब्लैंक छूटे, तो बैक/t भी देना पड़ेगा, तो टैब कॉलम ब्लैंक छूटेगा। उसके बाद फिर हम देंगे डबल बैक/t, डबल बैक/t स्क्रीन पे बैक/t दिखा देगा, राइट। फिर आएगा कोलन, फिर आएगा इज टैब। जल्दी जल्दी बोलिए, समझ आया? पूरा क्लियर हुआ? दिस इज हाउ वी कैन डिस्प्ले स्पेशल कैरेक्टर्स ऑन स्क्रीन। ठीक है, और एक बार फिर बताइए स्पेशल कौन है? सिर्फ डबल कोट और बैक/, बाकी कुछ भी स्पेशल नहीं है। आप कुछ भी और डबल कोट में डालेंगे वो एज इट इज प्रिंट होगा। ठीक, चलिए अब आते हैं हम बहुत क्रूशियल चैप्टर पे। एक बहुत बड़ा टॉपिक हम कवर अप करने जा रहे हैं अब, जो प्रोग्रामिंग में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे करता है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू डिजाइन यूजर इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स। तो सबसे पहले 2 मिनट मैं आपको इस टाइटल का मतलब समझा दूं। ये बताइए, इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग हु इज यूजर? जवाब दीजिए। प्रोग्रामिंग की दुनिया में यूजर कौन है? नहीं, आप तो प्रोग्रामर हैं। आपने ये कोर्स यूजर बनने के लिए ज्वाइन करा है क्या? बताइए, क्या ये कोर्स आप यूजर बनना सीखने आ रहे हैं मेरे पास? नहीं, आपने तो प्रोग्रामर बनने के लिए कोर्स ज्वाइन करा है, राइट। यूजर वो इंसान है जो हमारे बनाए गए प्रोग्राम्स को रन करता है। द पर्सन हु रन्स आवर प्रोग्राम या यूजेस आवर प्रोग्राम, जो हमारे प्रोग्राम को रन करता है या यूज करता है, इसी को और क्या बुलाते हैं? इसी को आप बुलाते हो आपका कस्टमर, इसी को आप बुलाते हो आपका क्लाइंट, इसी को हम बुलाते हैं स्टेक होल्डर। ये और टेक्निकल नाम होता है, स्टेक होल्डर।
जिनके लिए आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, जिनके लिए आप प्रोग्राम बना रहे हो, जो आपके प्रोग्राम से इंटरैक्ट करेंगे, दे आर कॉल्ड एज यूजर्स, कस्टमर, क्लाइंट और स्टेक होल्डर। समझ आया? आगे बढ़ू? तो ये तो हुआ यूजर का मतलब। अब आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इंटरैक्टिव। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज इंटरैक्शन? बहुत सिंपल वर्ड्स में बोलूं मैं, वेरी गुड। तो इंटरैक्टिव का मतलब होता है आपके प्रोग्राम का यूजर से कुछ एक्सेप्ट करवाना, राइट? यूजर से कुछ लेना। क्या लेते हैं? आप लेते हैं यूजर से इनपुट। यानी जब भी आप कोई प्रोग्राम ऐसा बनाते हैं जिस प्रोग्राम के जरिए यूजर आपके सॉफ्टवेयर में कोई डेटा फीड करता है, कोई डेटा टाइप करता है, तो हम प्रोग्रामिंग की दुनिया में मानते हैं आपके और यूजर के बीच में चल रहा है इंटरैक्शन। आई रिपीट, जब भी आप कोई प्रोग्राम ऐसा बनाते हैं जो जब रन हो तो यूजर से किसी ना किसी तरह का डेटा डिमांड करे, किसी ना किसी तरह की वैल्यू मांगे, तो हम मानते हैं आपके प्रोग्राम और यूजर के बीच में क्या चल रहा है? आपके प्रोग्राम और यूजर के बीच में चल रहा है इंटरैक्शन। तो जब आप व्हाट्सएप में मैसेज टाइप करते हैं तो आप नॉर्मल वर्ड्स में बोलेंगे मैं मैसेज टाइप कर रहा हूं। मैं प्रोग्रामिंग के वर्ड्स में बोलूंगा आप व्हाट्सएप से इंटरैक्ट कर रहे हैं या आप व्हाट्सएप को इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह से जब आप एटीएम मशीन के सामने खड़े होकर अपना पिन नंबर टाइप करते हैं या वो अमाउंट टाइप करते हैं जितना आपको विड्रॉ करना है, तो नॉर्मल बोलचाल में आप टाइप कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आप एटीएम मशीन को प्रोवाइड करते हैं इनपुट। इसी तरह से जब आप अपने मोबाइल से किसी को कॉल लगाते हैं, कॉल लगाने के लिए आप उसका नंबर टाइप करते हैं अपने डायलर में। नॉर्मली आप डायलर में नंबर टाइप कर रहे हैं, टेक्निकली आप डायलर नाम के सॉफ्टवेयर को अपना पर्टिकुलर मोबाइल नंबर जिसको भी कॉल करना है वो इनपुट के तौर पे दे रहे हैं। आई होप ये सारे एग्जांपल से समझ में आ गया होगा इनपुट क्या होता है, राइट? तो अब मुझे बताइए, हमने जितने भी प्रोग्राम अभी तक सी लैंग्वेज में कवर अप करे हैं, हमारे बहुत ज्यादा लेक्चर्स तो हुए नहीं है, जितने भी 6-7 लेक्चर हुए हैं उसमें हमने जितनी भी कोडिंग सीखी है, क्या उस कोडिंग में इंटरैक्शन था? बिल्कुल भी नहीं था। जीरो इंटरैक्शन था हमारे कोड में। हमने सिर्फ तरह तरह से मैसेजेस प्रिंट करना सीखा है। स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करा लिया, नेक्स्ट रो पे प्रिंट करा लिया, अगले टैब कॉलम पे करा लिया। आज अभी आधे घंटे से क्या सीख रहे थे आप? आज आधे घंटे से आप सीख रहे थे स्पेशल कैरेक्टर प्रिंट कैसे कराते हैं। ये सब करा आपने, लेकिन आपने किसी भी तरह से यूजर से इंटरैक्ट करना नहीं सीखा। सही बात है? आपने किसी भी तरह से अपनी प्रोग्रामिंग में यूजर से इंटरैक्ट करना नहीं सीखा, है ना? अब आज हम बात करेंगे, अगर हम अपने प्रोग्राम को इंटरैक्टिव बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे? क्योंकि आप मानते हैं जब तक प्रोग्राम यूजर से कुछ वैल्यूज नहीं लेगा, तब तो वो कुछ भी मीनिंगफुल काम नहीं कर पाएगा। नहीं इश्नूर, पाइथन में बाय डिफॉल्ट इंटरैक्टिव मोड में शेल होता है। पाइथन का शेल इंटरैक्टिव मोड में होता है, पूरी स्क्रीन इंटरैक्टिव नहीं होती है। ठीक है, तो अभी तक हमने इंटरैक्शन नहीं करा। अब आज हम बात करेंगे हमारे कोड में कैसे हम ला सकते हैं इंटरैक्शन। तो आज मैं सबसे पहले आपको बता दूं हमारा एम किस तरीके का आउटपुट लाना है, उससे आपको समझ में आएगा हम बनाने क्या जा रहे हैं। हालांकि ये प्रोग्राम 2 लेक्चर में बन के तैयार होगा, क्योंकि इस प्रोग्राम में बहुत कुछ नया है जो आपको सीखना है। तो आज जो हम डिस्कशन शुरू करने जा रहे हैं वो डिस्कशन जब नेक्स्ट लेक्चर में कंक्लूड होगा तो गौर करिएगा हम कुछ ऐसा प्रोग्राम डेवलप कर चुके होंगे। हमारा प्रोग्राम जब रन होगा तो स्क्रीन पे लिख कर देगा यूजर को एंटर योर एज। ये हमारे प्रोग्राम का यूजर को मैसेज होगा। इसके बाद प्रोग्राम पॉज हो जाएगा, वेट करेगा कि यूजर अपनी एज टाइप करे। इमेजिन करिए यूजर एज टाइप करता है 25 या फॉर दैट मैटर कोई भी नंबर। ये लिखकर यूजर एंटर स्ट्राइक करेगा। जैसे ही यूजर एंटर स्ट्राइक करेगा प्रोग्राम स्क्रीन पे आउटपुट देगा योर एज इज 25।
बस ये 2 लाइनों का आउटपुट हमें इस चैप्टर में सीखना है। लेकिन गौर करिएगा, इस 2 लाइन को लाने में आपके पूरे 2 लेक्चर लग जाएंगे, आधा आज का लेक्चर और एक कंप्लीट अगला लेक्चर। ठीक है। अब अगर इस प्रोग्राम को आप ऑब्जर्व करें तो इस प्रोग्राम में सब कुछ ऐसा नहीं है जो आपके लिए नया है। इस प्रोग्राम में बहुत कुछ आपको आता है। एग्जाम्पल के तौर पे, क्या आप स्क्रीन क्लियर करा के एंटी एरर लिख सकते हैं? इतनी प्रोग्रामिंग आपने सीख ली है? यस। आपका जवाब होगा CLR से स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, प्रिंटफ से मैं लिख दूंगा एंटर योर एज। आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, कुछ टाइप मत करना, सुनना ध्यान से बस। एंटर योर एज के बाद मैंने आपसे बोला प्रोग्राम पॉज हो जाना चाहिए और यूजर के इनपुट का वेट करें। अगर आपने उतनी ही सी पढ़ी है जितनी मैंने सिखाई है आपको, तो 100% आपका दिमाग कहेगा कि मुझे यहां गेट ch लगाना चाहिए, क्योंकि सर ने बोला स्क्रीन पॉज हो जानी चाहिए। और हम तो इतने दिनों से यही सुन रहे हैं कि गेट ch ही पॉज करता है। और यहां आप गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे? अगर आपने प्रैक्टिकल्स करे हो तो आपने देखा होगा जब आप गेट ch लगाते हैं, नो डाउट आपकी स्क्रीन पॉज होती है, लेकिन स्क्रीन इतना मौका यूजर को नहीं देती कि यूजर 25 टाइप कर पाए। यूजर 25 लिखने के लिए 2 को टच करेगा और गेट ch प्रोग्राम को बढ़ा देगा आगे। अगर आपने गेट ch लगाया ना, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि स्क्रीन आपकी पॉज होगी। लेकिन स्क्रीन पॉज होने के बाद अगर यूजर 25 लिखने के लिए 2 को टच करेगा तो प्रोग्राम आपका आगे बढ़ जाएगा और बंद हो जाएगा। कारण गेट ch यूजर को इत्मीनान से टाइपिंग करने की फैसिलिटी नहीं देता है। गेट ch के पास इतनी गुंजाइश नहीं होती कि यूजर से आप पूरा पूरा एज ले लें। इसलिए आज आपकी मदद गेट ch नहीं करेगा, आज आपकी मदद सी का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करेगा, जिस फंक्शन का नाम आपने इस बैच के सेकेंड डे सुना था। सिर्फ सुना था, आज उसको हम यूज करना सीखेंगे। कौन है वो फंक्शन? उस फंक्शन का नाम है स्कैन एफ। ये फंक्शन हमें अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करना है। स्कैन एफ क्या क्या करता है? स्कैन एफ, गौर कीजिएगा, 2 काम करता है। कौन से 2 काम? नंबर 1, स्कैन एफ हमारे प्रोग्राम को पॉज करता है। नंबर 2, स्कैनएफ पॉज करने के साथ साथ यूजर से इनपुट लेने का काम भी करता है। फिर डाउट आएगा दिमाग में, तो पॉज तो गेट ch भी करता है। जी हां, पॉज दोनों करते हैं। गेट ch भी पॉज करता है, स्कैनएफ भी पॉज करता है। लेकिन गेट ch से हम यूजर से एज वगैरह इनपुट के तौर पे नहीं ले सकते। याद कीजिए, वो सिर्फ पासवर्ड्स के लिए बना है। वो भी हमें अभी नहीं आता है लेना। सही कह रहा हूं? वो भी नहीं आता है हमें अभी लेना कि पासवर्ड कैसे लेते हैं। तो गेट ch को हम अभी माने वो सिर्फ पॉजिंग के लिए है। लेकिन अगर हमें पॉज के साथ साथ यूजर से कुछ वैल्यू भी लेनी है, तो फिर हमारी मदद गेट ch नहीं करेगा, फिर हमारी मदद करेगा स्कैन एफ। तो क्या स्कैन एफ गेट ch की तरह पॉज भी कर देता है? यस, स्कैन एफ आपके प्रोग्राम को गेट ch की तरह पॉज भी कर देता है और इनपुट भी लेता है। लेकिन मेजरली स्कैन एफ किस काम के लिए जाना जाता है? मेजरली स्कैनएफ जाना जाता है फॉर इनपुट। जैसे मैं पूछूं प्रिंटएफ क्या करता है, तो आपका जवाब होगा वो आउटपुट जनरेट करता है। तो जस्ट लाइक वी हैव प्रिंटएफ फॉर आउटपुट, सिमिलरली वी हैव स्कैनएफ जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर एक्सेप्टिंग इनपुट। ठीक है। अब इससे पहले कि मैं आपको स्कैनएफ पढ़ाऊं, मैं स्कैनएफ के बारे में एक और जरूरी बात आपको बता दूं। हालांकि ये बात की डिटेलिंग आपको अगले लेक्चर में मिलेगी। जब मैंने आपको पहला प्रोग्राम सी लैंग्वेज में समझाया था, तो मैंने आपसे कहा था सी में कितनी तरह की एरर्स होती हैं? शाबाश, मैंने आपसे कहा था 2 तरह की एरर्स होती हैं। क्या होते हैं उनके नाम? एक का नाम होता है सिंटेक्स एरर, एक का नाम होता है रन टाइम एरर। आपको याद होगा हमने इतने दिनों में सिंटेक्स एरर्स के खूब सारे एग्जांपल्स देखे। हमने इतने दिनों में सिंटेक्स एरर के खूब सारे एग्जांपल्स देखे। तो आपका जवाब होना चाहिए यस सर, देखे। खूब सारे एग्जाम्पल हमने आज तक सिंटेक्स एरर के देखे हैं। लेकिन रिकॉल करिए, रन टाइम एरर का हमने आज तक कोई भी एग्जाम्पल नहीं देखा है। आज या अगला लेक्चर वो पहला दिन होगा जब आप रन टाइम एरर का भी एग्जाम्पल देखेंगे। क्यों? क्योंकि स्कैनएफ का जो सिंटेक्स है
वो इतना टिपिकल है कि आपने जरा भी उस सिंटेक्स में लापरवाही करी तो सी लैंग्वेज सिंटेक्स एरर नहीं देती है, सी लैंग्वेज देती है रन टाइम एरर। मेरी बात दोबारा सुनिएगा, स्कैनफ फंक्शन का जो सिंटेक्स है वो इतना टिपिकल है, टिपिकल मतलब आपके समझने में टिपिकल नहीं, लिखने में थोड़ा सा टिपिकल है, और उसमें जरा भी हमने लापरवाही करी तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल बिना एरर के हो जाएगा, लेकिन जनरेट करेगा रन टाइम पे एरर्स। तो एज अ बिगनर, अगर आपने जिंदगी में कभी प्रोग्रामिंग नहीं करी है, इफ दिस इज योर वेरी फर्स्ट लैंग्वेज, तो स्कैनर का सिंटेक्स बहुत ध्यान से समझिएगा ताकि आप उन गलतियों से बचें जो आपके प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देंगी इनटू रन टाइम एरर। बट स्कैनर का सिंटेक्स बताने से पहले मुझे आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रोग्रामिंग की समझानी है। वो क्या? गौर से सुनिएगा आप अगली जरूरी बात। अगर मैं आपसे पूछता हूं, ये बताइए 25 क्या है, तो आप मुझे बोलोगे सर 25 एक वैल्यू है, प्रोग्रामिंग में हम इसको बोलते हैं डेटा। 25 अपने आप में एक डेटा भी है। ऑफ कोर्स मैथ्स की पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंटीजर है। मैं तो बहुत जनरल बात कर रहा हूं, बहुत जनरल बात। 25 क्या है, तो आप मुझे बोलोगे सर 25 एक वैल्यू है या एक डेटा है। अब याद रखें, जब भी आपको प्रोग्रामिंग के अंदर इस तरीके का डेटा या वैल्यू अपने प्रोग्राम में रखनी पड़ती है, तो आपको बिल्कुल मैथ्स की तरह अपने प्रोग्राम में बनाने पड़ते हैं समथिंग विच इज कॉल्ड एज वेरिएबल। अगर आपको अपने प्रोग्राम के अंदर डेटा पे काम करना है, वैल्यूज पे काम करना है, तो जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, यू हैव टू डिक्लेयर, यू हैव टू क्रिएट वेरिएबल्स इन योर प्रोग्राम। नेक्स्ट डाउट आपका आएगा, सर आज तक तो नहीं बनाया हमने कोई वेरिएबल। तो आज तक याद करिए, हमने सिर्फ मैसेजेस पे काम करा है। आज तक हमने किसी वैल्यू पे कोई ऑपरेशन नहीं करा, किसी तरह का कोई डेटा लेकर उस पर कोई प्रोसेसिंग नहीं करी। आज करनी पड़ रही है, तो आज से हम अपने प्रोग्राम में एक नई चीज करा करेंगे, और वो नई चीज होगी, प्रोग्राम में हम लोग बनाएंगे वेरिएबल। पहला डाउट आता है बिगनर का, सर वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल्स आर नथिंग बट दे आर कंटेनर्स। किस चीज के कंटेनर होते हैं ये कंटेनर्स ऑफ वैल्यूज होते हैं। जब भी आपको प्रोग्राम के अंदर वैल्यू रखनी है, आपको बनाने पड़ते हैं वेरिएबल, ताकि वेरिएबल के अंदर आप वैल्यू को कंटेन कर पाए, वेरिएबल के अंदर आप वैल्यू को स्टोर कर पाए। ओके, तो क्या वेरिएबल बनाने का भी कोई तरीका होता है? हाँ जी, वेरिएबल बनाने का भी तरीका होता है। और मैंने आपसे कहा, तरीके को प्रोग्रामिंग की भाषा में क्या बोलते हैं? तरीके को प्रोग्रामिंग की भाषा में बोलते हैं सिंटेक्स, राइट? इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग जब हम बोलते हैं इसको हमको करने का यही स्टाइल है, यही तरीका है, देन वी से इसको करने का ये सिंटेक्स है। तो अब हम सीखने जा रहे हैं व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ डिक्लेयरिंग और क्रिएटिंग वेरिएबल्स। अपने प्रोग्राम में वेरिएबल क्रिएट करना या डिक्लेयर करने का क्या सिंटेक्स होता है? तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहती है, अगर आप मेरे यहां कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, मेरे यहां कोई वेरिएबल बना रहे हैं, तो आपको जो सिंटेक्स फॉलो करना है वो कुछ ऐसा है। आपको सबसे पहले वेरिएबल की मेंशन करनी पड़ेगी डेटा टाइप, और उसके बाद आपको वेरिएबल का मेंशन करना पड़ेगा नाम। और क्योंकि आप सी पढ़ रहे हैं, तो याद से लास्ट में आपको लगाना पड़ेगा सेमीकोलन। ठीक है, अब मैं आपको इस सिंटेक्स को उल्टा समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, ये नाम क्या होगा। तो गौर करिए, वेरिएबल के नाम के तौर पे आप किसी भी अल्फाबेट को यूज कर सकते हैं, राइट? इसका मतलब ए बी सी डी एक्स वाई जेड आई जे के, किसी का भी नाम आप वेरिएबल के नाम के तौर पे यूज कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही सुनिए। अगर आपके दिमाग में आ रहा है सर और कुछ यूज कर सकते हैं, जैसे डिजिट्स यूज कर सकते हैं वेरिएबल के नाम के तौर पे, तो उन सब की कहानी मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, जब मैं आपको वेरिएबल बनाना डिटेल में सिखाऊंगा। अभी के लिए बस इतना मान लीजिए, कोई भी अल्फाबेट वेरिएबल के नाम के तौर पे आप कोडिंग में अपनी यूज कर पाएंगे। अभी के लिए हम मान लेते हैं ए बी सी डी कुछ भी हम नाम दे सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, ये डेटा टाइप क्या है। तो गौर करिएगा, ये डेटा टाइप वो कीवर्ड है, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा कीवर्ड होता है जिसके थ्रू आप कंपाइलर को ये बताते हैं, विच इंफॉर्म्स द कंपाइलर व्हाट टाइप ऑफ डेटा, व्हाट टाइप ऑफ डेटा, किस तरीके का डेटा हमारा वेरिएबल
स्टोर करेगा? What type of data will our variable store? हमारा वेरिएबल किस तरीके का डेटा स्टोर करने वाला है? तो अगर मैं पिछली स्लाइड पे लौटूं और मैं आपसे पूछूं, बताइए 25 एक आम इंसान के लिए क्या है? एक नॉर्मल इंसान के लिए 25 क्या है? गलत जवाब, गलत जवाब। आप बोलेंगे एक नॉर्मल इंसान के लिए 25 नंबर है। क्यों? आप मुझे बताइए। आप जब किसी से उसका मोबाइल या कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं, तो आप उसको ही बोलते हैं अपना मोबाइल इंटीजर बताओ? ये बोलते हैं आप क्या? अपना मोबाइल इंटीजर बताओ? नहीं ना, आप यही बोलते हैं ना, मोबाइल नंबर बताओ। अपना रोल इंटीजर बताओ? नहीं, अपना रोल नंबर बताओ। अपना पीएनआर नंबर बताओ? पीएनआर इंटीजर बताओ नहीं बोलते हैं आप, अगर आप टिकट का नंबर देखते हैं तो। आम बोलचाल में इन द रियल वर्ल्ड हम संख्याओं को नंबर्स बोलते हैं। बट सी प्रोग्रामिंग कहती है मेरे यहां नंबर नाम की कोई चीज नहीं होती। सी प्रोग्रामिंग कहती है मेरे यहां नंबर नाम की कोई चीज नहीं होती। सी बोलती है मेरे यहां दो तरह के नंबर होते हैं। एक वो होते हैं जिनमें डेसिमल नहीं होता है, एक वो होते हैं जिनमें डेसिमल होता है। जिनमें डेसिमल नहीं होता है, गौर कीजिएगा, उन्हें मुंह जबानी वर्बली हम सी में बोलते हैं इंटीजर। लेकिन जब उनकी जगह लिखने की बारी आती है, तो हम लिखा करते हैं आईएनटी इंट। ओके। और वो नंबर जिनमें डेसिमल पॉइंट हो सकता है, वो नंबर जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट हो सकता है, जब लिखने की बारी आती है सी में, तो हम उनको लिखा करते हैं FLOAT फ्लोट। और अगर आपको लगा सर अगर किसी का जेंडर लेना हो तो, क्योंकि जेंडर तो इंटीजर और फ्लोट नहीं होगा, वो तो अल्फाबेट होगा। तो अगर आपको किसी लेटर या अल्फाबेट को हैंडल करना है, तो मुंह जबानी हम बोलते हैं कैरेक्टर। पर जब लिखने की बारी आती है, तो हम लोग इसकी जगह लिखा करते हैं CHAR, वेयर CHAR इज नॉट रेड एज चार। इसको चार मत पढ़िएगा, वी रीड इट एज कैर। CHAR इज रेड एज कैर। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये तीनों क्या हैं, तो आप मुझे दो आंसर देंगे। सबसे पहला आंसर आप मुझे देंगे, सर इनका जो कलर है, इनका जो कलर है वो वाइट आएगा। और याद कीजिए, अगर इनका कलर वाइट आएगा, तो आपको याद होना चाहिए अपने पुराने बेसिक से, 100% ये होंगे कीवर्ड्स, राइट। और कीवर्ड होने के साथ साथ अगर आज के लेक्चर को हम जोड़ें, तो ये डेटा टाइप भी होते हैं। यानी ये कीवर्ड्स भी हैं और ये सी लैंग्वेज में डेटा टाइप के तौर पे भी जाने जाते हैं। दे ऑल्सो आर कॉल्ड एज कीवर्ड्स, दे ऑल्सो आर कॉल्ड एज डेटा टाइप्स। इनके दो नाम है, ज्यादा पॉपुलर नाम इनके लिए यूज होता है डेटा टाइप्स। नहीं अहमद, वॉइड एक स्पेशल केस में टाइप है, वो आपको पॉइंटर्स में समझ में आएगी। In general, void is not a type, it's a keyword. Exactly, it's return type rather than data type. तृप्तांश, ये मैंने कहा समझाया? कब समझेंगे हम void? याद करो, हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम void कब समझेंगे। फंक्शंस में। फंक्शन स्टार्ट हो गया क्या? नहीं स्टार्ट हुआ। तो फिर अभी कैसे समझ में आएगा void क्यों लिखते हैं? करेक्ट, void के लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी तीन आपको अभी फटाफट समझ में आ जाएंगे। वन इज कॉल्ड एज इंट, other one is called as float, and third one is called as char. Int, float, char, in which category they fall? तो आंसर है all of them fall in the category of integer, sorry, in the category of data type. सब के सब अपने आप में डेटा टाइप हैं। ये जो ऊपर वाले दो दिख रहे हैं, ये न्यूमेरिक टाइप्स हैं, याद रखिएगा। और जो लास्ट वाला आपको दिख रहा है, ये अल्फाबेटिक टाइप है। उसमें आप अल्फाबेटिक वैल्यूज लेंगे, यानी कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज लेंगे। ठीक है, अब एक और डाउट मैं दूर कर दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है, सर हम लोग का जो रोल नंबर होता है कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का जो एनरोलमेंट नंबर होता है, उसमें तो अल्फाबेट और डिजिट दोनों होते हैं, वो कैसे हैंडल होगा? उसके लिए डेटा टाइप कौन सी है? तो उसके लिए इंतजार करिए STRING, इस चैप्टर का जिसका नाम होता है स्ट्रिंग। जिस दिन आप ये चैप्टर पढ़ेंगे, उस दिन आप अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज को भी हैंडल करना सीख जाएंगे, राइट। लेकिन जब तक स्ट्रिंग्स नहीं पढ़ते हैं,
तब तक आप इंटीजर यूज करेंगे फॉर हैंडलिंग नंबर्स विदाउट डेसिमल पॉइंट, फ्लोट यूज करेंगे फॉर हैंडलिंग नंबर्स विद अ डेसिमल पॉइंट, और कैरेक्टर सिंगल लेटर वैल्यूज के लिए। ये भी याद रखिएगा, सिंगल लेटर समझते हैं ना, सिंगल लेटर मतलब सिंगल कैरेक्टर। इसका मतलब हम किसी का नाम अभी हैंडल नहीं कर सकते, इनपुट में नहीं कर सकते। आप किसी का नाम हैंडल नहीं कर सकते क्योंकि नाम में मल्टीपल कैरेक्टर होंगे, और कैरेक्टर डेटा टाइप मल्टीपल कैरेक्टर्स नहीं रखती है, वो अपने अंदर स्टोर करती है वन सिंगल कैरेक्टर। समझ आई बात? पॉइंट क्लियर हुआ? वेरी गुड। ठीक है, अब आइए आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में आइए, बहुत क्रूशियल लेक्चर है, मेक श्योर लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वरना अगला हफ्ता या ये हफ्ता भी आपका पूरा वेस्ट हो जाएगा अगर स्कैन एफ मिस हो गया तो। स्क्रीनशॉट्स ले लें, दिस इज पेज नंबर 3, दिस इज पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज 6, पेज 7, पेज नंबर 8, पेज 9, पेज 10, this is page 11, 12, 13, 14, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।